नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमें बेहतर से बेहतर क्वालिटी देना है, भले लेक्चर हम कम बनाएं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी 2015 में, उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे वो हम डिस्कस करते हैं। अभी जो आप परीक्षा देने वाले हैं यूपी लेखपाल की, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक बार आइडिया हो जाएगा कि हाँ, लेखपाल की जो परीक्षा है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछती है, कौन से लेवल के प्रश्न पूछती है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि लोकसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये आप सभी जानते हैं कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर राज्यसभा पूछा होगा था, राज्यसभा चुनाव में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उम्मीदवार की, तो न्यूनतम आयु 30 होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। ठीक है। लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न पूछा गया था, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, सॉरी बायो का क्वेश्चन था। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है। चारों विकल्पों में से आपको बताना है। हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो एक प्रोटीन करता है, उस प्रोटीन का नाम बताना है आपको। याद रखिए, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, लाल रक्त कणिकाएं, उसके अंदर पाया जाता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो ये हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को बाकी शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है। ठीक है। तो आजकल की जो जिंदगी लोग जी रहे हैं उसमें ऑक्सीजन उनके पूरे शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसी कारण से वो ऑर्गन खराब होना शुरू हो जाते हैं। अगर प्रॉपर शरीर के सभी अंगों में हर जगह ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती रहे तो वो व्यक्ति बहुत अधिक दिन तक जीवित रह सकता है। अगर नहीं हो पा रहा है, मतलब आजकल का जीवन ऐसा है कि हम मजबूर हो गए हैं कि हमारा जो शरीर है उस काबिल नहीं हुआ है कि हम शरीर के सभी अंगों में वो ऑक्सीजन पहुंचा पाएँ। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, 15-20 मिनट की जो योगा एक होती है वो कर सकते हैं। जैसे जोर से सांस लेना, फिर ना सांस छोड़ना, ऐसे 5-6 मिनट आप करेंगे रोज तो स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। किसने मनाया था? चारों विकल्पों में सही जवाब हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने मनाया था बच्चों। मुस्लिम लीग की जो मांग थी वो पाकिस्तान को लेकर मांग थी, लेकिन उन्हें लगा कि भैया ये तो जो पाकिस्तान की मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, और संविधान सभा का भी गठन हो गया है। इसी कारण से उन्होंने 16 अगस्त 1946 को दंगा फसाद करने के उद्देश्य से, ताकि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए और ऐसा पूरे मैसेज पहुंच जाए पूरे इंडिया में, जो अखंड भारत था पूरे भारत में मैसेज चला जाए कि अब पाकिस्तान बनाना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ये इनका उद्देश्य था। इसी कारण से 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे किया गया। इसमें बहुत सारे हिंदुओं की जान चली गई थी, कत्लेआम हो गया था, मुख्य तौर पर बंगाल वाले इलाके में, और जो हमारा उत्तर पश्चिमोत्तर इलाका है वहाँ पर। चौरी चौरा घटना कब हुई थी बच्चों? चौरी चौरा जगह है, ये गोरखपुर जिले में ये जगह पड़ती है। यहाँ पर एक घटना हुई थी। ये कब हुई थी ये पूछा गया है, परीक्षा में आया हुआ है। तो राइट इसका आंसर था 5 फरवरी को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है। इसमें होता ये है कि चौरी चौरा में जो एक पुलिस थाना था, जो क्रांतिकारी लोग थे वो जाकर उस थाने को फूंक देते हैं, और वो कई सारे पुलिसों को जिंदा जला दिया जाता है। और आप जानते हैं गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उनको जब ये बात पता लगती है तो वो तुरंत 12 फरवरी 12 फरवरी को जो इनका आंदोलन था वो वापस ले लेते हैं।
असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये वापस ले लेते हैं, 12 फरवरी 1922 को। ये असहयोग आंदोलन इन्होंने 1920 तक से चलाया था, 1920 से 1922 तक चला, अनसक्सेसफुल रहा है कह सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। अब पीरियोडिक टेबल में आपको बताता हूँ कि देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल में किसी एक ही लाइन में, किसी एक ही रो में आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। वैसे ही अगर आप किसी कॉलम में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। लेकिन आप किसी रो में अगर बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम देख लीजिए कहाँ पर है, ब्रोमीन, क्लोरीन और ये फ्लोरीन और यहाँ पे सोडियम। अब जैसे जैसे हमने बताया आपको, ये बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, ठीक है, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे कम होती जाएगी। तो ये निचले रो में है सोडियम, तो इसकी तो कम होगी ही होगी, सबसे कम इसी की होगी, सबसे कम इसकी होगी, उससे ज़्यादा ब्रोमीन की होगी, ब्रोमीन से ज़्यादा ऑक्सीजन की होगी और ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन की होगी। तो सबसे ज़्यादा इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो इसका राइट आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है बच्चों, संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो प्रियम्बल, याद रखिए, उद्देशिका या प्रस्तावना को। अगर ये प्रश्न होता कि बताइए भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो संविधान की आत्मा अथवा हृदय क्या है, तब आप जवाब देते आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है या आपसे कोई छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार खुद में एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 में एक्सप्लेन किया गया है। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा और हृदय बताया था। लेकिन जनरली पूछा गया है संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना हमारे संविधान के में कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से, लिख लीजिएगा, अमेरिका से लिया गया है। हमने अमेरिका से कॉपी किया गया है कि हमारे संविधान की एक प्रस्तावना होनी चाहिए। लेकिन प्रस्तावना के अंदर लिखना क्या है, भावना जो लिखा हुआ है कि हम जो है देशवासी, ये सब जो बातें लिखी हुई हैं, हम भारत के लोग देश को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ये जो भावना लिखी है, जो भाषा लिखी है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है बच्चों। जो भाषा है, भाषा मतलब जो अंदर की फीलिंग है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया। अमेरिका से तो यही कॉपी किया है कि भैया देश के लिए एक प्रस्तावना होनी चाहिए, उसके अंदर क्या लिखना है क्या नहीं, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है। एनपीपी की फुल फॉर्म पूछा गया बच्चों, एनपीपी की फुल फॉर्म ये पूछा गया, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ हुई होती है, तो मासीन राम का राइट आंसर क्या होगा, मेघालय के मासीन राम में। सबसे कम पूछा जाता है तो लेह आप नाम लेते हैं, सबसे कम लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन उद्देश्य जो नमक टैक्स है इसके विरुद्ध हुआ था। तो ये शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन की होती है जब गांधी जी दांडी मार्च करते हैं, अहमदाबाद से दांडी तक पैदल यात्रा करते हैं और समुद्र के पास जाकर नमक बनाते हैं, क्योंकि उस समय नमक पर एकाधिकार था अंग्रेजों का, कोई नमक नहीं बना सकता था। उसके बाद ये
जो आंदोलन शुरू किया गया तो हर जगह नमक ही नमक बनना शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के विरुद्ध था, नमक टैक्स के विरुद्ध था। इसके बाद उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं? कोई पदार्थ या कोई यौगिक है वो हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को प्रस्वेदन कहते हैं बच्चों। जैसे नमक की खासियत है, नमक को आप खुला रख दीजिए तो वातावरण से जो नमी है, हवा से जो नमी है पानी वो खींच लेगा। सूखा नमक रखिए, देखिए वो कुछ देर में पसीज जाएगा। तो इसकी इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहते हैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय गमन मतलब सिंपल सी बात है, एक देश से दूसरे देश जाने का जो सिस्टम है, संचलन, वही है। तो देशों के बीच लोगों का जो संचलन है वही अंतर्राष्ट्रीय गमन है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो कन्याकुमारी है वो स्थित है, क्या भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, क्या मकर रेखा के दक्षिण में है, क्या भूमध्य रेखा के उत्तर में है, क्या कर्क रेखा के उत्तर में है? तो सिंपल सी बात है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। आप जानते हैं ये भूमध्य रेखा है आपकी, भूमध्य। तो जो भारत है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में ही तो है, ठीक है। और यहाँ पे कर्क रेखा जाती है, यहाँ कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी क्या है? भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, यहाँ मकर रेखा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक और चीज पूछी जा सकती है। ये तो बोला गया प्रायद्वीपीय भारत, मतलब जो हमारा भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को से पद छीन लिया गया था, मुगल साम्राज्य जो है वो समाप्त हो गया था। तो इसको पेंशन दी जाने लग गई अंग्रेजों के द्वारा, इसको भेज दिया गया बर्मा के रंगून में, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो रंगून इसका राइट आंसर है, बर्मा में था, जो आज म्यांमार है वहां पे ये रंगून था, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया? 2015 में जो नेपाल में बहुत खतरनाक भूकंप आया था, उसमें लगभग 40 दिनों तक भारत ने नॉन स्टॉप हेल्प की थी नेपाल की। तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था, ऑपरेशन मैत्री। ये 2015 में लेखपाल की परीक्षा हुई थी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो मैंने देखा 2015 में करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर आप जरूर पढ़ के जाइएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? इन चारों विकल्पों में से कौन कैबिनेट लेवल का होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, जो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का जो लीडर होता है, उसे कैबिनेट मंत्री तक का दर्जा होता है, कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है इस विपक्ष के मंत्री को। जो सुविधाएं कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं इसको मिलती हैं। और केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार जो विकास के लिए पैसे खर्च करती है, विकास के लिए जो पैसे खर्च करने होते हैं, उसमें क्या शामिल नहीं है? तो राइट आंसर होगा रक्षा व्यय। रक्षा व्यय जितना भी जो सरकार का राजस्व होता है उसमें से अधिकतम हिस्सा खर्च किया जाता है रक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? कौन सी समिति थी जिसने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया? तो स्वर्ण सिंह समिति थी बच्चों। स्वर्ण सिंह समिति की ही अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी लागू थी। इमरजेंसी के दौरान ही 42वां संविधान संशोधन किया गया।
इस दौरान न केवल मूल कर्तव्य जोड़े गए बल्कि बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो स्वर्ण सिंह समिति ने बहुत सारे उसमें सुझाव दिए थे। इसमें एक ये भी सुझाव था कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए। हालांकि इसमें केवल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो आज की डेट में 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, तब ये जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य ये था कि जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक, गार्जियन है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि जो उनके बच्चे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको स्कूल तो भेजें, शिक्षा तो प्रदान कराएं। ये उनका मौलिक कर्तव्य था। और मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में कहाँ जगह मिली है? तो संविधान के भाग 4A में। और एक आर्टिकल है इससे संबंधित, आर्टिकल 51A यहाँ पर रखा गया है। ठीक। दालें किसका अच्छा स्रोत है? दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो दालों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना से आसान होता है ऊर्ध्वाधर ऊपर उठाकर, सॉरी, ढालू सड़क पर पत्थर को लुढ़काना आसान होता है किसकी अपेक्षा? अगर पत्थर को उठाकर लेकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाया जाए वो मुश्किल होता है, जबकि लुढ़काना आसान होता है। कारण क्या है? कारण ये है बच्चों कि लुढ़काने में जो किया गया कार्य होता है हमारे द्वारा वो कम होता है, जबकि उठा कर ले जाने में हमारे द्वारा किया गया कार्य अधिक होता है। क्योंकि वो पहले उठाएंगे तो ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य करेंगे, फिर लेकर जाएंगे, फिर रखेंगे, तो उसमें अधिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है। तो पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। यही कारण है कि जो लुढ़काना पत्थर को ये आसान होता है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका राइट आंसर है। तो 2015 में ये सब जो क्वेश्चन थे पूछे गए थे। 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन, 4 जो है वो आपको कोई काम के नहीं है क्योंकि अब नया करंट अफेयर आप एग्ज़ाम में आएगा। तो एक करंट अफेयर मैंने बता दिया जो 2015 में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मैत्री, वो पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से पेपर आएगा। पेपर का लेवल अगर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से पेपर आएंगे। इसके बाद मैं दूसरी पाली का, ये फर्स्ट शिफ्ट का था, फिर सेकंड शिफ्ट का मैं जो पेपर है वो आपके सामने डिस्कस करूँ। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।